वेलकम टू विद्यालय स्टडी पॉइंट। आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी का पेपर हमने डिस्कस किया था, पेपर 1 को। एंड इसका हमने ऑलरेडी पार्ट 1 जो है वो डिस्कस कर लिया है। जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। जो हमारे क्वेश्चन पार्ट 1 में नहीं हो पाए थे, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे आगे के क्वेश्चन को। बाकी जिन बच्चों को पता नहीं ये है क्या, तो हम आपके लिए जो ज्योग्राफी का आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आपको सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा रहे हैं। सैम्पल पेपर का मतलब है एक तरह से क्वेश्चन पेपर, जो आपका मिड टर्म में पेपर आएगा, सेम वही पैटर्न से हम पेपर आपको बना के प्रोवाइड करवाते हैं। इसके अंदर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि ये आपका पूरा पेपर होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। 3 घंटे का आप सभी का एग्जाम रहेगा। ज्योग्राफी का क्लास 11th का सभी का ही 3 घंटे का होता है। एंड 70 नंबर का ज्योग्राफी का पेपर होता है। सामान्य निर्देश की अगर हम बात करें इसके, तो इसका जो पैटर्न है कुछ इस तरह से है कि टोटल 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पेपर के अंदर। 5 सेक्शंस के अंदर आपके ये टोटल जो 30 क्वेश्चन है ये डिवाइड होंगे। जैसे सेक्शन ए की बात करें तो इसमें 1 से लेकर 17 तक, ठीक है, 1 से 17 तक जो क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू टाइप होंगे। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, ये सेक्शन ए होगा। सेक्शन बी के अंदर जो है आपका 18 से 19 तक जो क्वेश्चन होगा वो स्रोत आधारित क्वेश्चन होगा, और ये 3-3 नंबर का होगा। फिर इसके बाद बढ़े हम आगे की तरफ सेक्शन सी की तरफ, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर 23 तक जो है वो 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन रहेंगे, या 3 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। सेक्शन डी के अंदर 24 से 28 तक 5-5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। और लास्ट जो सेक्शन होगा सेक्शन ई, इसके अंदर 29वां और 30वां जो क्वेश्चन होगा ये आपका मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको पैटर्न पता चल गया होगा। चलिए हम पेपर की तरफ आगे चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं। सेम आपको इंग्लिश मीडियम में भी कर लेना है, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में भी होगा। पेपर आपको दोनों ही मीडियम में मैं आपको करवाऊंगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है कृष्णा साहनी 08 करके। कोई भी डाउट हो आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम पे चैनल भी है क्लास 11th के बच्चों के लिए, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 11th के लिए जो भी इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स रहते हैं वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। चलिए एक बार डेट शीट आप देख ले। यहाँ पे 3 तारीख को जो है आपका ज्योग्राफी का पेपर है, एंड इसके लिए हम पार्ट 1 ऑलरेडी, पेपर 1 का जो है पार्ट 1 ऑलरेडी किया हुआ है हमने। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे डिस्कस। पार्ट 1 को आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख लेना। चलिए पार्ट 2 की तरफ चलते हैं एंड डिस्कस करते हैं आगे के क्वेश्चंस को। एंड 21 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ये 5 नंबर में भी कभी कभी पूछ लेता है, एंड 3 नंबर में भी पूछ लेता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में है। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, मतलब अगर आप धरती है, जिस धरती पे आप खड़े, इसकी बात हो रही है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा गया है, एंड प्रत्येक परत की जो है विशेषताएं आपको बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम जमीन, हमारी जो धरती है, इससे नीचे देखते हैं, तो इससे नीचे आता है आपका, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, हमारी पूरी पृथ्वी को। अगर हम पृथ्वी को ले ले एंड इसको अगर हम, इसका जो कोर है, सबसे नीचे की तरफ देखेंगे तो सबसे नीचे क्या आता है, क्रोड आता है, फिर आता है मेंटल, फिर आता है भूपर्पटी। ऐसी अगर हम इससे धरती को ले लेते हैं, तो हम अब धरती के नीचे देखते हैं तो सबसे पहला रहता है हमारा भूपर्पटी, ठीक है, जिसको भूपर्पटी कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग होता है ये। फिर जमीन के और अंदर जाएंगे हम तो आता है मेंटल, फिर और नीचे जाएंगे तो क्रोड आता है। तो इस तरह हमने 3 भागों में बांट रखा है। भूपर्पटी की बात करें तो पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग होता है, यानी सबसे पास जो है अगर हम देखें तो यही होता है भूपर्पटी, सबसे बाहरी भाग है। ये धरातल के 30 किलोमीटर तक की गहराई तक जो है पाया जाता है। अगर हम जमीन से 30 किलोमीटर तक देखें नीचे, 30 किलोमीटर तक, तो ये भूपर्पटी है। उससे नीचे देखें तो वो आपका आ जाता है मेंटल। तो ये आप भूपर्पटी याद कर ले कि भूपर्पटी सबसे बाहरी भाग होता है, 30 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है ये। एंड इस परत की जो चट्टानों का घनत्व रहता है 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मेंटल की बात करें तो भूपर्पटी से नीचे का भाग कौन सा होता है, मेंटल। यह भाग भूपर्पटी से आरंभ होकर जो है 2900 किलोमीटर की गहराई तक होता है, यानी 30 किलोमीटर आपने देखा भूपर्पटी था, एंड 30 किलोमीटर से आरंभ होकर जो है यहाँ से, यानी भूपर्पटी से शुरू होता है तो वो 2900 किलोमीटर की गहराई तक जाता है, ये आपका मेंटल। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर जो स्थल मंडल बनाते हैं। भूपर्पटी और मेंटल का जो ऊपरी भाग है वो बनकर जो है बनता है स्थल मंडल। मेंटल का निचला भाग अगर हम देखें तो ठोस होता है। इसकी अवस्था जो सबसे नीचे का भाग देखें, जो 2900 किलोमीटर तक जा रहा है, उसमें भी नीचे का भाग देखेंगे तो क्या कैसा रहेगा, ठोस रहेगा। इसका घनत्व देखें तो 3.4 प्रति घन सेंटीमीटर होता है। एंड उसके बाद आता है सबसे नीचे का भाग आता है क्रोड।
मेंटल के नीचे क्रोड है, जिसे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड दो हिस्सों में इसको भी बांटते हैं। बाह्य क्रोड जो है तरल अवस्था में है, जबकि आंतरिक क्रोड क्या है, ठोस अवस्था में। इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर रहता है। क्रोड निकिल व लोहे जैसे भारी पदार्थों से ये बना रहता है। तो ये आपका रहता है पृथ्वी के जो हम संरचना देखते हैं उसको हमने मान रखा है कि 3 भागों में हमने बांटा हुआ है, एंड उसके अंदर क्या-क्या चीजें पाई जाती है, कितना क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है। कोई एक क्वेश्चन भी जो है आपके जैसे भूप्रवृत्ति भी पूछ सकता है, सिर्फ मेंटल भी आपसे 3 नंबर में पूछ सकता है, एंड क्रोड भी पूछ सकता है। तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। इंग्लिश मीडियम में देखें, इंट्रो हाउ मेनी लेयर्स इन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड, ब्रीफली एक्सप्लेन द कैरेक्टर्स ऑफ ईच लेयर। तो यहाँ पे क्रस्ट आ गया आपका, मेंटल आ गया एंड कोर आ गया। ठीक है, क्रस्ट के बारे में जैसे कि बता दिया, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ। इट इज 30 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, is found to be depth of the density of the rock of his this layer is 3 ग्राम पर क्यूब मीटर यहाँ पे बताया हुआ है प्रति घन सेंटीमीटर। मेंटल की बात करें तो मेंटल जो मेंटल है वो द पार्ट बिलो द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। दिस पार्ट स्टार्ट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट एंड जो है एक्सटेंड्स अप टू 2900 किलोमीटर। एंड यहाँ पे बात करें हम द अपर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल टुगेदर फॉर्म ऑफ जो है लिथोस्फीयर। द लोअर पार्ट ऑफ द मेंटल इज एन अ सॉलिड स्टेट। इट्स डेंसिटी जो है इसकी 3.4 पर क्यूब है, यहाँ पे बताया हुआ है। एंड कोर की बात करें तो सबसे निचला भाग है, बिलो द मेंटल इज द कोर विच वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, द इनर एंड जो है आउटर। ठीक है, इनर कोर एंड आउटर कोर। द आउटर कोर इज लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, एंड वही बात करें हम इनर कोर की तो वो सॉलिड फॉर्म है। इसकी डेंसिटी की बात करें तो 13 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर है। तो ये आपका आ जाता है कोर के बारे में। ये इंग्लिश मीडियम में है, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे वो देख सकते हैं। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारत की लंबी तट रेखा की क्या लाभ है। अब भारत को अगर आप देखेंगे, भारत का मैप आपने देखा होगा, एंड उसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, तट है। ठीक है, तट किससे कहेंगे, जो आपका पानी से जो है चिपका रहता है। जैसे हमारे भारत के कुछ स्टेट है, हमारे भारत जो है कुछ जगहों से क्या है, पानी से घिरा हुआ है, यहाँ पे तट है। एंड इसके लाभ क्या है, अब देखिए इसके कई सारे लाभ हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे क्या होगा, अगर तट है तो आप क्या पाएंगे, यहाँ पे रोजगार जो है ये पा सकते हैं। यहाँ पे जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उसको रोजगार मिल सकता है। कैसे, यहाँ पे आप मछली पकड़ सकते हैं, यानी मत्स्य पालन जैसी चीजें हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, व्यापार के लिए उपयोगी जलमार्ग रहता है, व्यापार करना इससे जो है आसान रहता है दूसरे देशों से। एंड आगे देखिए हम, अफ्रीका हो गया औद्योगिक दृष्टि से विकसित यूरोप तथा संपन्न पश्चिमी एशिया को दक्षिण पूर्वी एशिया दे, यानी क्या है, इनसे मिलाने वाली यानी जोड़ने वाली भी जो चीजें, इससे फायदा होता है। यानी हम दूसरे देशों से कनेक्ट भी होते हैं, एंड आर्थिक हमारे बहुत सारे लाभ होते हैं। जरूरी नहीं है ये आप यहाँ पे जो है अगर तट से घिरा है तो पानी की कमी नहीं होगी, पानी जो है बहुत आसानी से हमें मिल पाएगा, रोजगार मिल पाएगा, हम व्यापार कर पाएंगे दूसरे देशों के साथ आसानी से। ठीक है, रोजगार के अंदर आप मत्स्य पालन ये सारी चीजें लिख सकते हैं। तो भारत के पास लंबी तट रेखा है, उसके बहुत सारे लाभ। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द इंडिया लॉन्ग जो है कोस्ट लाइन से। तो यहाँ पे प्रोवाइड जो है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, जो है जो मत्स्य पालन है वो किया जा सकता है। यहाँ पे जो है प्रोवाइड्स यूजफुल वाटर बेस फॉर ट्रेड हो सकता है यहाँ पे, एंड बहुत सारे देशों से जो ये जोड़ता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह। आगे आएंगे, इस क्वेश्चन में आपको अथवा देखने को मिलेगा, एंड इस क्वेश्चन को मैंने अभिकथन और कारण वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 उसके अंदर भी डिस्कस किया था। हिंद महासागर वास्तव में हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो अगर हम देखें हिंद महासागर को, हिंद महासागर हमारे टोटल अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो 5 महासागर माने जाते हैं, जिसके अंदर प्रशांत महासागर आ गया, अटलांटिक आ गया। ठीक है, प्रशांत आ जाता है आपका, अटलांटिक आ जाता है, फिर आपका हिंद महासागर आ जाता है, दक्षिणी महासागर भी आ जाता है आपका। ठीक है, और जो है आपका एक और महासागर आता है, 5 है। एंड यहाँ पे हिंद महासागर की बात हो रही है, तो हिंद महासागर को कहा जा रहा है कि हिंद अर्थात हिंदुस्तान का महासागर है, इस कथन की पुष्टि करना है। देखिए महासागर पे किसी एक देश का जो है, हमारे 5 महासागर है, किसी एक देश का हक नहीं है, उस पे पूरी दुनिया का हक होता है। लेकिन हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे बना है, वो है हिंद महासागर। भारत को हिंद अर्थात हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है, हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। यही एकमात्र महासागर है जिसका नामकरण किसी देश के
देश के नाम पर हुआ है, जिसको हम हिंद महासागर कहते हैं। पश्चिम एशिया तथा पूर्वी एशिया के बीच हिंद महासागर के तट पर भारत की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस महासागर के उत्तरी छोर पर स्थित भारत की तट रेखा अन्य किसी भी देश की तट रेखा से अधिक लंबी है, तो इसलिए भी कहा जा सकता है। बाकी मैंने आपको बताया कि किसी एक का अधिकार नहीं होता, बाकी हाँ, नाम है कोई सिर्फ एक ही ऐसा महासागर, मतलब एक ऐसा ही देश है, मतलब एक ही देश है जिसके नाम पे जो है एक महासागर का नाम है, वो है हिंद महासागर। इंग्लिश मीडियम में देखिए, जस्टिफाई करना है द स्टेटमेंट दैट द इंडियन ओशन इज एक्चुअली द इंडियन ओशन। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिया इज ऑल्सो नोन एज हिंद। ठीक है, हिंद जो है नाम से जाना जाता है, हिंदू एंड हिंदुस्तान। दिस इज द ओनली ओशन which has been named after a country as the Indian Ocean. India's population on the coast of the Indian Ocean between West Asia and East Asia is very important. The coastline of India is situated at the northern end of this ocean is longer than the coastline of any other country. तो ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं का वर्णन करना है। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी रहती है? देखिए, कोई भी अगर दुर्घटना होती है, मतलब आपदा आती है, तो एक तो आपदा से पहले होता है जो हम तैयारी कर सकते हैं, एक आपदा के समय होता है, एक आपदा के बाद होता है। आपदा से पहले क्या क्या कर सकते हैं? आपदा का अगर हमें पता चल जाता है, यानी आंकड़े और सूचना को एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों की मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, ये हम आपदा से पहले कर सकते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो अभी क्या है, हमारे भारत के उत्तर भारत को देखेंगे तो वहां पे क्या होता रहता है, वहां पे आते रहते आपकी जो है भूस्खलन जो है, भूमि टूटती रहती है। ठीक है, हिमालय की जो चट्टाने हैं या बहुत सारी ऐसी जो है धरती जो है धंस जाती है कहीं, ये होता है। तो ये क्या है? आपदा है। उससे पहले आपने देखा होगा कि जो है पहले ही जो है सूचना दे दी जाती है, एकत्र कर लेते हैं कि इस समय आ सकती है, यहाँ टूटा जा सकता है। तो ये क्या है? तैयार करना, मानचित्र तैयार करना, सूचना पहले ही इकट्ठा करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे देते हैं। आपदा के समय क्या क्या किया जा सकता है? आपदा के समय जैसे युद्ध स्तर हो गया, अगर वो युद्ध स्तर रह रहा है तो उस समय क्या कर सकते हैं? बचाव व राहत के कार्य कर सकते हैं। आपदा प्रभावी जो क्षेत्र है, अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसको हम बाहर निकालें, वहां से राहत कैंप में भेज सकते हैं। जल और चिकित्सा सुविधाएं जो हम उपलब्ध करा सकते हैं। आपदा के बाद क्या हो सकता है? तो आपदा के बाद भी वही आ जाता है, आपदा से जो भी प्रभावित लोग हैं उसकी पुनर्वास की व्यवस्था करना। तो ये है आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाएं जो कि पूछी जा सकती है। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब द 3 जो है फेसेस ऑफ डिजास्टर प्रिवेंशन एंड जो है मैनेजमेंट। तो बिफोर द डिजास्टर क्या क्या किया जा सकता है? हम जो है प्रिपेयर अ मैप ऑफ डिजास्टर प्रोन एरियाज। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट कर सकते हैं एंड इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट इट एट द टाइम ऑफ डिजास्टर। जब डिजास्टर हो रहा हो तब क्या करें? टू डू रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क ऑन वॉर फूटिंग। ठीक है, evacuations of victims from disaster affected areas, sending them to relief camps, providing water and medical facilities after the disaster to make जो है arrangement for the जो भी क्या है उससे प्रभावित हुए आपदा से, उसके लिए हमें जो है प्लान करना, मतलब जो भी डिजास्टर से अफेक्ट हुए उनके लिए जो भी है राहत कैंप, वो पुनर्वास की व्यवस्था, रिहेबिलिटेशन, ठीक है, ये करने को बोला गया। तो ये आपका आ जाएगा इंग्लिश मीडियम के अंदर, क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो सभी आपके 5-5 नंबर वाले होंगे एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे मिट्टी यानी मृदा के निर्माण में सहायक प्रमुख कारक कौन कौन से? मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, किन चीजों से होता है और ये कारक किस प्रकार मृदा निर्माण में सहायक। देखिए, मिट्टी का जो निर्माण है ऐसा ही नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाता है, करोड़ों साल लगते हैं मिट्टी को बनने में। आज जो धरती आप देख रहे हैं, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो इसको बनने में क्या है, अरबों साल लगे हैं। ठीक है, बिलियंस ऑफ ईयर लगे हैं इसको बनने के लिए। क्यों? एक तो मिट्टी के निर्माण से ही तो आपका एक ग्रह बनता है। ठीक है, चट्टानों के निर्माण से एक तरह से जो ग्रह बनता है एंड उसमें भी अगर हम देखें, हम हमारा ग्रह है और भी ग्रह है, बाकी ग्रह आप देखेंगे तो धूल के, मतलब एक तरह से आप क्या कहेंगे, धुएं की तरह ग्रह है। बाकी हमारा ग्रह क्या है, ठोस है जिसके ऊपर हम कदम रख पाते हैं, चल पाते हैं। इसमें क्या बड़ा रोल रहता है, मृदा निर्माण। मिट्टी बनती कैसे है? तो ये होता है, आपके कई कारक रहते हैं जिसके अंदर जलवायु आता है। जलवायु मूल सेल के आपके अक्षय को प्रभावित करता है। अधिक वर्षा मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाती है
लेकिन भारी वर्षा के कारण मिट्टी में उपजाऊ तत्वों का नुकसान भी पहुंचता है। एक तरह से सबसे पहला पॉइंट आ गया जलवायु, जो कि इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है मिट्टी को बनाने में। मूल पदार्थ अगर हम देखें, मूल पदार्थ क्या है? जिस प्रकार चट्टानों का अपक्षय होता है, मिट्टी का भी उसी प्रकार मिट्टी का भी होता है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत की मिट्टी वहां की आधार सेलों के कारण काली है। उच्चावच देखें, पहाड़ी भागों में मिट्टी की परत पतली होती है, जबकि मैदानी भागों में मिट्टी की परत की मोटाई अधिक होती है। जैविक क्रियाएं, वनस्पति आवरण एवं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति मृदा को उपजाऊ बनाती है। एंड समय, लंबी कालावधि में बनी मिट्टी अधिक समृद्ध व उपजाऊ होती है। तो ये है मिट्टी जो है किस प्रकार जो है मिट्टी निर्माण में क्या क्या चीजें जरूरी रहती है। तो जलवायु हो गया, मूल पदार्थ हो गया, उच्चावाच, जैविक क्रिया और समय, ये सारी चीजें जो है मिट्टी को बनाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। ठीक है, आगे हम देखें इसी को इंग्लिश मीडियम में, व्हाट आर द मेन फैक्टर्स दैट हेल्प इन सोइल जो है फॉर्मेशन, हाउ टू दीज फैक्टर्स हेल्प इन सोइल जो है फॉर्मेशन। तो क्लाइमेट आ गया, बेसिक मटेरियल आ गया, ठीक है, रिलीफ आ गया, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज आ गई एंड टाइम आ गया। ये चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे वहां पे देख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, महाद्वीपों के विस्थापन के पक्ष में क्या प्रमाण दिए जा सकते हैं, जो है विवरण दीजिए। देखिए अभी के समय जो हमारे 7 महाद्वीप है, ठीक है, जिसके अंदर हम जो है एशिया हो गए, सबसे बड़ा जो महाद्वीप है एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर आपका जो है यूरोप, अंटार्कटिका एंड जो है आपका ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया भी कह देते हैं। तो ये आपके 7 महाद्वीप है टोटल, अगर हम वर्ल्ड की बात करें। इसके अंदर जो है अभी क्या है, ये कई महाद्वीप, आप एशिया को देखेंगे अफ्रीका से थोड़ा अलग है, ठीक है, मतलब अलग है, टूटा हुआ है। वहीं अगर हम उत्तरी अमेरिका को देखेंगे, दक्षिणी अमेरिका को देखेंगे, ये सब क्या है, महाद्वीपीय विस्थापन कह रहा है कि मतलब कभी क्या था, सभी महाद्वीप एक ही जगह इकट्ठे थे, ये टूटे नहीं थे। अब इसके क्या क्या प्रमाण है हमारे पास, तो एक चीज ये है महाद्वीपों में साम्यता, मतलब अगर हम देखें कोई चीज टूटती है, मान लीजिए कोई चीज ऐसे, ठीक है, अब दूसरी चीज जो है ऐसे है और ये जो है टूट के इधर चला जाए और ये इधर आ जाए, जब हम इसे जोड़ेंगे आपस में तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। यानी महाद्वीपों के आकार को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इनके सामने की जो तट रेखा है उसमें हमें अद्भुत साम्यता दिखाई देती है। तो एक तो रीजन ये हो गया महाद्वीपों में साम्यता। महासागरों के पार जो है चट्टानों की आयु में समानता। अब हमने इसकी आयु नापी, इसकी एज नापी और इसकी एज नापी, तो हमें लगभग क्या है, सेम दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान में जो दो महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हैं, से दूर है, उनकी चट्टानों की आयु में समानता मिलती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो 200 करोड़ वर्ष प्राचीन शैल समूहों की एक पट्टी ब्राजील तट, ठीक है, यानी दक्षिणी अमेरिका में और पश्चिमी अफ्रीका के तट पर मिलती है। इससे पता चलता है कि दोनों महाद्वीप क्या है, प्राचीन काल में साथ साथ थे। हिलाइट देख लीजिए, हिमानी निक्षेपण से निर्मित अवसादी चट्टानें होती है। ऐसे निक्षेपों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं, जो इनके प्राचीन काल में एक साथ होने का प्रमाण देते हैं। प्लेसर निक्षेप यानी सोना युक्त सिराएं ब्राजील में पाई जाती है, जबकि प्लेक्सर निक्षेप घाना में मिलते हैं। इससे यह भी प्रमाणित होता है कि दक्षिण अमेरिका व अफ्रीका कभी एक जगह थे। और जीवाश्म के वितरण, अगर हम कुछ महाद्वीपों पर ऐसे जीवों को अवशेष मिलते हैं हमें, जो वर्तमान में उस स्थान पर नहीं पाए जाते, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि ये जो है कभी एक जगह स्थित थे। तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25। ये रीजन है जिससे हम ये प्रमाण दिए जाते हैं कि सभी महाद्वीप जो है कभी एक ही जगह, ठीक है, सभी महाद्वीप एक जगह थे, जिसको पेंजिया कहा जाता था। इंग्लिश में देखिए, गिव डिटेल्स ऑफ व्हाट एविडेंस कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। तो यहाँ पे आपका जो है सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, अमंग द कॉन्टिनेंट्स, सिमिलैरिटी इन द एज ऑफ रॉक्स अक्रॉस द ओशन। यहाँ पे टीलाइट हो गया आपका इंग्लिश मीडियम में, प्लेसर जो है डिपॉजिट हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोसिल्स हो गया, ठीक है। तो ये आपके इंग्लिश मीडियम में आंसर रहेंगे, जो इंग्लिश में मीडियम वाले बच्चे वो यहाँ पे देख पाएंगे। अब ये हो जाता है 25 क्वेश्चंस। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 है, जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के कौन कौन से उपाय सुझाए गए, किन्हीं 5 के बारे में बताना है। जैव विविधता होती क्या है, जीवों में विविधता, ठीक है, यही होती है जैव विविधता। अब कई सारी प्रजातियां हमारे पास ऐसी भी है जो लुप्त होने वाली है, लुप्त हो चुकी है, लुप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जैव विविधता के सम्मेलन में लिए गए संकल्पों में जैव विविधता संरक्षण के कौन कौन से उपाय सुझाए गए। तो सबसे पहला आता है संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास किए गए, ठीक है, प्रयास करने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से जो बचाने के लिए उचित योजना प्रबंधन अपेक्षित जो है करनी चाहिए। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारत की लकड़ी व पेड़ पशुधन, जंतु एवं
उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। प्रत्येक देश को जो है वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। आपने देखा होगा वन्य जीव समूह, ठीक है, बहुत सारे हमारे जो है है। ये देश जो है क्या करती है, जो जैव विविधता है उसको बचाने के लिए और अपनी जो जीव है, प्रजाति है, उनको बचाने के लिए ये सब करती है। प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान जो है सुरक्षित व संरक्षित होने चाहिए और वन्य जीवों व पौधों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है नियमों के अनुरूप हो। यानी आप देखते होंगे देशों में क्या होता है, अभी हमने भी जो है टाइगर हम दूसरे देशों से लेकर आए थे, तो ये चीजें भी क्या हो, नियमों के अनुरूप होने चाहिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26। इंग्लिश में देखेंगे, इन द रिसोल्यूशन टेकन इन द कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी व्हाट मेजर्स हैव बीन जो है सजेस्टेड फॉर द कन्वर्सेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब एनी 5। तो यहाँ पे आपके लिखे हुए इंग्लिश मीडियम में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो इन्हें पढ़ सकते हैं। ये आपका इंग्लिश मीडियम में पॉइंट्स है, ठीक है। इसी क्वेश्चन के 8वें में पूछा गया जैव विविधता के ह्रास को रोकने के उपाय क्या क्या है। तो वही है, जैव विविधता को किस प्रकार जो है रोका जा सकता है, जो ह्रास है उसका हो रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो ऐसी प्रजातियां जो कि संकट में है, संकटापन्न प्रजातियां, उनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। प्रजातियों को लुप्त होने से बचाया जाना चाहिए। वन रोपण द्वारा पौधों की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रण करना चाहिए। कीटनाशकों के प्रयोग पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। वन्य जीवों के आवास को चिन्हित करके उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए और वन्य जीव एवं पौधे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्या करनी चाहिए, रोक लगानी चाहिए। ये है जैव विविधता का जो ह्रास हो रहा है उसको हम रोक सकते हैं। ये पॉइंट्स आप लिख पाएंगे इसमें। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जो कि इसके 8वें में था। इंग्लिश मीडियम में देखेंगे, डिस्क्राइब द मेजर्स टू प्रिवेंट द डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये पॉइंट्स आपके, आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। इसके 8वें में 2 क्वेश्चन थे, इसमें से एक आपको करना। आगे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, जो कि है गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी के बारे में आपको 5 विशेषताएं बतानी है। अगर हम देखें गंगा नदी को, तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से जो है 3900 मीटर की ऊंचाई से ये निकलती है। फिर देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा दोनों आपस में मिलते हैं। इसके बाद जो है गंगा कहलाती है। गंगा नदी हरिद्वार में मैदान में प्रवेश करती है। हरिद्वार से दक्षिण की ओर, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। अंत में ये दक्षिण मुखी होकर 2 धाराओं भागीरथी और हुगली में विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर इसका नाम जो है पद्मा हो जाता है। गंगा नदी की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। इसके उत्तर में हिमालय से निकलने वाली बारहमासी नदियां और दक्षिण में प्रायद्वीप से निकलने वाली मौसमी नदियां आकर मिलती है। यमुना गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। सोन इसके दाहिने किनारे पर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी है। बाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व महानंदा है। तो ये गंगा नदी के बारे में पूछा जा सकता है। कोई एक नदी के बारे में जरूर पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो हल्का हल्का आपको पढ़ के चला जाना है। जैसे कहाँ से निकलती है, कहाँ जाकर मिलती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, कितनी मीटर लंबी है। 4-5 पॉइंट आप छोटे छोटे भी लिख दोगे तो ज्योग्राफी में आपको कम लिखना पड़ता है, बट टू द पॉइंट आंसर लिख देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा, जो नंबर है वो पूरे मिलेंगे। इंग्लिश मीडियम में देखिए, डिस्क्राइब जो है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर गंगा। तो कुछ इस तरह से इंग्लिश मीडियम में है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं या इसे पढ़ सकते हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, भूकंप से होने वाले नुकसान को कम करने के 5 उपाय क्या क्या है। तो भूकंप अगर देखें, हम किसी क्षेत्र है, कोई क्षेत्र जहाँ पे भूकंप आ रहा है, तो रोका कैसे जा सकता है। देखिए भूकंप को नहीं रोक सकते, लेकिन उसके नुकसान को हम कम कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पे भूकंप आता है वहां पे तो ऐसी चीजें बनाओ ही मत जिससे नुकसान हो लोगों को ज्यादा। यानी क्या है, हम ना तो बांध बनाए, ना ऐसे हम इंस्ट्रक्शन मतलब कंस्ट्रक्शंस के ऐसे काम करें जिससे क्या हो, बहुत ज्यादा नुकसान। एक तो ये भूकंप जो केंद्र है, हम पता कर लिए कि यहाँ पे भूकंप आता है, तो लोगों को ज्यादा कम से कम बोलो कि यहाँ पे बस से दूर रहने को बोलना है इससे। जैसे यहाँ पे देखिए, होने वाले नुकसान को कम करने के क्या क्या उपाय बताए। भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करके भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों को समय पर सूचना प्रदान करना, ठीक है। भूकंप आने से पहले जो है, या मतलब बताते रहना कि भूकंप आ सकता है। यहाँ पे मानचित्र तैयार करने को बोला है कि संभावित जोखिमें हैं, उनकी सूचनाओं जो है लोगों तक तथा इसके प्रभाव को कम करने के बारे में शिक्षित करना। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों और प्रकार के जो मैंने बताया ना आपको कंस्ट्रक्शंस के काम, उसको जो है ऐसे बनाना कि वो भूकंप रोधी बने, भूकंप आने पे भी जो है इनका नुकसान ना हो।
भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतों के निर्माण को क्या है, प्रतिबंधित कर देना। बड़े औद्योगिक संस्थान और शहरीकरण को बढ़ावा ना देना, यहाँ पे शहरीकरण को भी बढ़ावा ना दिया जा चाहिए। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाना और सुबंधित क्षेत्रों में हल्के निर्माण सामग्री का प्रयोग करना। तो ये चीजें हैं भूकंप के। देखिए भूकंप को नहीं रोक सकते, कोई भी प्राकृतिक आपदा है उसको आप रोक नहीं सकते, हाँ उसको नुकसान जो भी होते हैं वो कम कर सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर। इंग्लिश मीडियम में देखिए टेल 5 वेज टू रिड्यूस द डैमेज कॉज्ड बाय जो है अर्थक्वेक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन पीपल को प्रोवाइड करवाना अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। ये आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में जो पॉइंट्स है ये कुछ इस तरह से। इसी के 8वें में क्वेश्चन पूछा गया, देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर बाढ़ के गहरे प्रभावों को किन किन उपायों से कम अथवा रोका जा सकता है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका कि जो अभी हमने पढ़ा भूकंप के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं बाढ़ के बारे में कि बाढ़ को किस प्रकार से हम जो है बाढ़ के प्रभाव है उसको रोक सकते हैं। अब देखिए बाढ़ के प्रभाव को रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पे हम जो है तट बना दे, ठीक है, नदियों पर बांध बनाए, क्योंकि देखिए पानी जा रहा है यहाँ से, अब एकदम से ज्यादा जाएगा तो ऐसे दिक्कत आएगा, हमेशा बाढ़ आने का खतरा रहेगा। बांध बना देते हैं ना तो पानी क्या होता है धीरे 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 छोड़ा जाता है, धीरे धीरे, तो इससे क्या होता है नुकसान नहीं होता। लेकिन ये भी दिक्कत रहता है कभी कभी बांध अगर टूट गया तो फिर तो और ज्यादा आ जाता है बाढ़। बाकी बांध बनाने से जो है बाढ़ को नियंत्रित किया जा सकता है। वनीकरण को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। नदियों के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्यों पर जो है प्रतिबंध, जो भी निर्माण कार्य है उस पर रोक करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। नदी वाहिकाओं के किनारे बसे लोगों को कहीं और बसाने को कहा जाना चाहिए। एंड बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों को क्या नियंत्रित करना चाहिए। तो ये चीज है जिससे हम बाढ़ जो आता है हमारे वो हम रोक सकते हैं। बाकी अब आता है क्वेश्चन नंबर 29 जो कि सेक्शन आपका अगला स्टार्ट हो जाता है सेक्शन डी, ठीक है। सेक्शन डी आपका जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है एंड इसके अंदर जो है मानचित्र वाले क्वेश्चन है। कैसे मानचित्र वाले क्वेश्चन होंगे, तो आपसे जैसे यहाँ पे पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए हैं, यहाँ आपको मानचित्र में भरना है एंड इनमें से कोई 5 को ही आपको मानचित्र के अंदर फिलअप करना है। मैप कैसा होगा, कुछ इस तरह से मैप होगा एंड यहाँ पे आंसर्स के साथ मैंने ले रखा है ये, ठीक है। यहाँ पे आंसर्स नहीं होंगे आपके, सिर्फ आपको जो है ए बी सी डी एंड ई दे दिया जाएगा या आपको भरना पड़ेगा। जैसे काली मृदा का क्षेत्र कौन सा है अगर हम देखें तो यहाँ पे आप मैप में देखेंगे काली मृदा का क्षेत्र जो है वो ये है। यहाँ पे आपका महाराष्ट्र आ जाता है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाता है कुछ, ठीक है, इसके पार्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये काली मृदा के क्षेत्र है जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। अचन कमर अमरकंटक जीव नीचे क्षेत्र आपको बताना है। इसको अगर देखें तो ये आपका यहाँ पे पड़ जाता है, ये रहा आपका, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। मैप आप देख सकते हैं। बाकी मैं मैप के लिए जो है अलग वीडियोस लेके आऊंगा, उसके अंदर अच्छे से मैप करवा दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन है आप इसे देख सकते हैं, जैसे एएस प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आपका यहाँ पे पाया जाता है एएस प्रकार की जलवायु। ये तीसरा क्वेश्चन है आपका। एंड आगे देखे लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बारे में पूछा गया। आप सभी जानते होंगे लक्षद्वीप कहाँ पर है, तो वो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये लक्षद्वीप हो गया आपका। फिर इसके बाद आपसे मन्नार की खाड़ी, कंचनजुंगा चोटी और छोटा नागपुर का पठार ये पूछा गया है। तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी आप यहाँ की तरफ आएंगे भारत के दक्षिण में, तो यहाँ पे मन्नार की खाड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आप इसे देख लेंगे, कोई 5 बोले हुए थे तो यहाँ पे कोई 5 ही लिखे हुए। बाकी आगे आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 30वीं की तरफ। अभी जो 29वां क्वेश्चन देखा आपने वो भारत से रिलेटेड था, यानी इंडिया के मैप के ऊपर जो है भारत के जो मानचित्र है उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका वर्ल्ड का है। अब वर्ल्ड में क्या पूछा जाएगा, एक महासागरीय जलधारा बताइए, एक परिस्थिति हॉट स्पॉट, एक देश का नाम, एक महाद्वीप, एक गर्म मरुस्थल, ठीक है। तो ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपका जो है ऐसे सिर्फ निशान मार दिया जाएगा एंड आपको जो है ऐसे बताना पड़ेगा कि ये है क्या क्या। जैसे यहाँ पे लिख दिया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। जैसे एक थार मरुस्थल पूछा था तो थार मरुस्थल बता दिया, एक देश पूछा था तो ऑस्ट्रेलिया बता दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्राजील बता दिया, यहाँ पे आपका जो है गल्फ स्ट्रीम बता दिया। तो ये आपका एग्जाम्पल के लिए बताया होगा। बाकी ये ऐसे मैप आएगा, मैं आपको जब अलग से मैप की वीडियोस लेके आऊंगा तो उसके अंदर अच्छे से बता दूंगा। मैप का आपका टोटल इंडिया और वर्ल्ड 2 तरह के मैप आएंगे, तो मैं आपको दोनों तरह के जो मैप है, एक हो गया आपका इंडिया का एंड एक हो गया आपका वर्ल्ड का। तो मैं वर्ल्ड का भी जो है अच्छे से करा दूंगा मैं, वहां पे आप देख लेना। बाकी ये आपका पूरा पेपर इस तरह से खत्म हो जाता है। एंड हाँ, पार्ट 1 जरूर देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये था आपका ज्योग्राफी का, हमने पेपर 1 जो है कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया था। तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 को नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेना।
बाकी आपका पेपर 1 कंप्लीट हो जाता है ज्योग्राफी का। सेम ऐसा ही पैटर्न आएगा, ठीक है? सेम पेपर नहीं आता है। अब काफ़ी ज़्यादा बच्चे ये मान के चलते कि सेम पेपर आएगा, नहीं। सेम पेपर क्या किसी को पता नहीं रहता है कि भाई आएगा क्या? लेकिन हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पेपर बना के प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? ये था आज का वीडियो। बाकी कोई भी आपका डाउट अभी भी रह जाता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, कृष्णा साहनी 08 करके। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आप देख रहे हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे हमने जो है क्लास 11th के बच्चों के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, आप यहाँ जॉइन कर सकते हैं। जो भी क्लास 11 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट्स अपडेट्स रहती है वो हम यहाँ पे प्रोवाइड करवाते रहते हैं। बाकी आप एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। जैसे पॉलिटिकल साइंस के आपके 4 पेपर हमने करवाए हुए हैं, वो आपको मिल जाएँगे। जियो का हम करवा रहे हैं यानी ज्योग्राफी का, वो भी आपको यहीं पे मिल जाएगा प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में। इससे आप ईज़िली जो है वीडियो को ढूँढ सकते हैं, जो भी हमने आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए करवाए हुए हैं। ठीक है? बाकी आप चैनल पे नए हो तो कुछ इस तरह से आपको सब्सक्राइब का एक बॉक्स दिखेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे होगा क्या? जब भी हम कभी नई वीडियो आपके लिए बनाकर अपलोड करेंगे तो आप तक नोटिफ़िकेशन पहुँच जाया करेगा और आप हमारी वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाओगे। बाकी यही था आज का वीडियो। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।